चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। ये कहानी है एक विशाल बर्फीले द्वीप की, एक सुपर पावर की और एक ऐसे रियल एस्टेट सौदे की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। सिर्फ एक लाइन। ये मूल रूप से एक बड़ा रियल एस्टेट सौदा है। 2019 में जब ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव आया तो इसी एक सोच ने दुनिया भर में एक बड़ी बहस छेड़ दी। पर सवाल ये है कि इस पूरी कहानी के पीछे की असलियत क्या है। तो आज हम इस सौदे की पूरी कहानी को समझेंगे। हम हाल की खबरों से शुरू करेंगे, फिर इसके लंबे इतिहास को देखेंगे। ये जानेंगे कि आखिर ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है और अगर ये बिक्री होती तो कैसे होती। और अंत में उन बड़ी रुकावटों पर बात करेंगे जो इसे लगभग नामुमकिन बना देती हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे 2019 की एक खबर ने एक बहुत पुराने दबे हुए भू राजनीतिक सवाल को फिर से सबके सामने ला खड़ा किया। बात है 2019 की। जब ये खबर पहली बार सामने आई तो सच कहूं तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। सब हैरान थे। लेकिन इसी एक खबर ने एक बहुत गहरी और ज़रूरी बातचीत की शुरुआत कर दी। और अब जो बात सामने आएगी वो और भी दिलचस्प है। ग्रीनलैंड को खरीदने का ये आइडिया जितना अजीब लगता है ना, असल में ये उतना नया है नहीं। ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर हम इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो एक पैटर्न साफ नज़र आता है। पिछले 150 सालों में अमेरिका ने कई अहम मौक़ों पर ग्रीनलैंड में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, खासतौर पर तब जब दुनिया में कोई बड़ा बदलाव हो रहा होता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका की इस लगातार दिलचस्पी के पीछे वजह क्या है। चलिए अब ये समझते हैं कि आज के दौर में ग्रीनलैंड इतना ज्यादा कीमती क्यों हो गया है। देखिए, इसकी कीमत सिर्फ ज़मीन की नहीं है। ये जुड़ी है इसकी खास लोकेशन से, ज़मीन के नीचे छिपे हुए खजानों से और आर्कटिक में जो तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं उनसे। दुनिया की बड़ी ताकतें आर्कटिक पर नज़र गड़ाए हुए हैं और ग्रीनलैंड की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ से पूरे इलाके पर न सिर्फ नज़र रखी जा सकती है बल्कि सैन्य ताकत भी मजबूत की जा सकती है। और मामला सिर्फ सेना का नहीं, पैसे का भी है। ऐसा माना जाता है कि ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे कुछ ऐसे कीमती खनिज दबे हैं जो आज की टेक्नोलॉजी मतलब स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उन्हें हासिल करना एक बहुत बड़ी वजह है। वैसे तो ये सौदा लगभग नामुमकिन है, पर चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर ऐसा होता भी तो इसकी प्रक्रिया क्या होती। मतलब कोई एक देश दूसरे देश को खरीद कैसे सकता है। देखिए, ये रास्ता कानूनी और राजनीतिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते चाहिए, दोनों देशों के संविधान में शायद बदलाव भी करने पड़ें और सबसे ज़रूरी वहाँ रहने वाले लोगों की सहमति चाहिए होगी। अब बात करते हैं उन असली और बड़ी रुकावटों की जिनकी वजह से ये रियल एस्टेट सौदा हकीकत में कभी पूरा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी और शायद पहली रुकावट है सोच का फ़र्क। एक तरफ अमेरिका इसे एक ज़मीन के सौदे के तौर पर देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के लिए ये उनकी मातृभूमि है, उनका घर। डेनमार्क की प्रधानमंत्री के इस एक बयान ने सब कुछ साफ कर दिया। ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों का आधिकारिक नजरिया था। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, राजनीति से भी ऊपर एक चीज़ है और वो है आत्मनिर्णय का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा, इसका फैसला कोई और नहीं बल्कि वहां रहने वाले 56,000 लोग ही करेंगे। ये जो रकम है, ये वो पैसा है जो डेनमार्क हर साल ग्रीनलैंड को मदद के तौर पर देता है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदता तो उसे न सिर्फ उसकी कीमत चुकानी पड़ती बल्कि हर साल ये भारी भरकम खर्चा भी उठाना पड़ता। तो कुल मिलाकर ये ग्रीनलैंड प्रस्ताव कोई असल योजना कम और इस बात का एक बड़ा संकेत ज्यादा था कि आर्कटिक का इलाका दुनिया के लिए कितना अहम होता जा रहा है। ये दिखाता है कि कैसे बदलता मौसम और दुनिया की राजनीति सबसे ठंडे इलाकों को भी अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पी का केंद्र बना रही है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दुनिया में नए मौके खुलेंगे तो देश अपने फायदे और दूसरे देशों की आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसी चुनौती है जो शायद 21वीं सदी की दिशा तय करेगी।